नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली रोशन बैच को। और आज के सेशन के माध्यम से आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी को हमारे पढ़ाने का अंदाज भी पता चलेगा और साथ में जो एक क्वालिटी कंटेंट होता है सबसे कम समय में आप तक हम डिलीवर करने का प्रयास भी करेंगे, और जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। और इस सेशन के माध्यम से आपको बहुत ही कम समय में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, चाहे आपने पहली बार आज ये क्लास देख रहे हो या हो सकता है आपने कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी भी ना हो, आपको फिर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को क्लास को ध्यान से देखना है और कोशिश ये करना है कि आप लोग को, चूँकि लाइव प्रीमियर इस सेशन का हम करा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लाइव चैट में आप जो है कमेंट्स को, जो ज़रूरी कमेंट्स हों क्लास से रिलेटेड, उतना ही रखिएगा। बाकी आप समझने पर जोर रखिएगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कंटेंट अच्छे से हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको हेल्प भी मिलेगा। और साथ में इस क्लास के माध्यम से जो हम ये बैच चला रहे हैं, इसके माध्यम से आप आगे चलकर चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे बीपीएससी की तैयारी करें, चाहे बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको जो एक फंडामेंटल, जो एक पिलर होता है, फाउंडेशन होता है आपकी तैयारी का, वो आपको प्राप्त हो जाएगा हमारे साथ जुड़कर। हम अभी बीपीएससी टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए कमिटेड हैं, और जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मात्र 199 रुपये में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और 199 रुपये में हम अपना पहली बार हम बैच लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए, इसलिए इतना कम फीस रखा गया है। 15 अप्रैल तक ये ऑफ़र है। अगर आप 15 अप्रैल से पहले बैच लेते हैं तो आपको मात्र 199 रुपये में एक बैच मिल जाएगा। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। आप 6 से 8 के सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आपको 199 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस पार्ट सेकंड के अभ्यर्थी हैं, 6 से 8 टीजीटी और पीजीटी के, तो भी आपको मात्र 199 रुपये में बैच मिल जाएगा, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी के सारे एमसीक्यूज़ कराएंगे। इसके अलावा हम आपको, जैसी अभी आज की क्लास देख रहे हैं, ऐसी कुछ क्लासेस देंगे सभी विषयों की। इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट कराएंगे। जितने भी हम क्लासेस लेंगे, फॉर एग्जांपल आज की क्लास का हम आपसे परसों टेस्ट भी लेंगे टेलीग्राम में। जो भी अभ्यर्थी हमारे रोशन बैच में जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपनी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, और आगे चलकर जो फीस है वो मतलब बढ़ती ही जाएगी समय के साथ में। तो आप लोगों के लिए हमने वन टाइम ये ऑफर लॉन्च किया है, इसीलिए हमने समय भी दे दिया कि कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी अभ्यर्थी को। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद से हम बैच की जो फीस है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास 1 लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास 1 में आज हम बंगाल प्रांत से सारी कहानी भारत की स्टार्ट कर रहे हैं। और भारत की कहानी बंगाल प्रांत से स्टार्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि वास्तव में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी जो सारी कहानी है कुछ समय पश्चात, आने के कुछ समय पश्चात जो है वो बंगाल प्रांत पर कंसंट्रेट हो गई थी, बंगाल प्रांत पर आके टिक गई थी। और बंगाल जो प्रांत था अपने समय का सबसे बड़ा प्रांत था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंगाल प्रांत सबसे समृद्धशाली प्रांतों में से भी एक था। इसका मतलब है कि वहाँ पर व्यापार वगैरह बहुत अच्छा था, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर अच्छे से उत्पादन होता था, उनका व्यापार भी यूरोपीय लोग करते थे, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो आपके लिए एक हम अच्छा सा जो एक बैकग्राउंड है क्लास का वो बता देते हैं। बाकी ये जो क्लास है पीआरटी के अभ्यर्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 से 8 एसएसटी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 20 प्रश्न सिर्फ सब्जेक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाएगा। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कम से कम कंटेंट में हम बात करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट के साथ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 अप्रैल तक आपको ये फ्री क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पर, और 15 अप्रैल के बाद हम फ्री क्लासेस बंद कर देंगे। 16 अप्रैल से हम रोशन बैच के लिए डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। एईडीओ का एग्ज़ाम 21 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 21 अप्रैल को समाप्त होने के बाद 25 अप्रैल से हम आपको फुल टारगेट्स अवेलेबल कराएंगे, यानी एक से अधिक विषयों का आपको टारगेट्स अवेलेबल कराएंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हम क्लासेस आपको लेंगे उसका हम आपको टेस्ट आयोजित कराएंगे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जैसे भी हमको होगा, जिससे आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी का आकलन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्लास की। तो इस क्लास में जो आपको जो क्लास दी जा रही है, इसकी खासियत क्या है,
जितने भी बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से, उन सबको हमने जो है समाहित करते हुए आपकी ये क्लास बनाई है। बहुत ही सरल शब्दों में क्लास है और एक कहानी के माध्यम से आपको हम जो है भारत का जो इतिहास है, भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसको समझाएंगे, जिससे कोई भी अभ्यर्थी अगर आज पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सब कुछ शुरू करने से पहले हम आपको भारत के मैप की तरफ ले जाना चाहते हैं और भारत का जो मैप है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि हम जीरो से लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भारत का मैप कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन आज गंभीरता से आपको देखना है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है और भारत के मैप को हम आपको क्यों दर्शा रहे हैं, ताकि आपको कभी भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा आपको वहाँ पर लोकेशन की बात आएगी। फॉर एग्जांपल बोलेगा बंगाल, बात की जाएगी बिहार की, बात की जाएगी उड़ीसा की, तो आपको ये सब लोकेशंस दिमाग में चलने चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो उससे दिक्कत क्या होगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपका इंटरेस्ट बने, आपकी क्लियरिटी हो, इस वजह से आपको भारत के मैप को अच्छे से समझ लेना है। हम जो आपको ये भारत का मैप दर्शा रहे हैं, ये एक हिसाब से हम जो है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का एक मिक्स आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके। यानी कि जब अंग्रेजी सरकार के अधीन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था, तब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे भारत में 16 आप यहाँ पर 31 दिसंबर 1600, ये डेट आपको ध्यान रखना है। 31 दिसंबर 1600 को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक रॉयल चार्टर के माध्यम से, तब उस समय स्थिति क्या थी, तो उस समय भारत जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारत पे किसका शासन चल रहा था, मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का। और मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी और दिल्ली से मुगल साम्राज्य जो है वो चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, और एक चीज़ और, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे भारत में, तो भारत में जो मुगल सम्राटों में सबसे महान हुए हैं वही थे मुगल सम्राट। तो सबसे महान मुगल सम्राट आपको मालूम है कौन थे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई तब अकबर महान या अकबर द ग्रेट, जिनको आप सिंपली अकबर के नाम से जानते हैं, अकबर जो है भारत के मुगल सम्राट थे। क्लियर हो गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम चूँकि आधुनिक इतिहास लेकर चल रहे हैं, अब हम बात करते हैं आपसे 1707 की। 1707 में क्या होता है, 1707 में जो मुगल सम्राट थे जिनका नाम था औरंगजेब, जो कि एक आखिरी मुगल सम्राट, ऐसे आखिरी मुगल सम्राट थे जिनके बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। पतन का मतलब है डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि जो एम्पायर है, मुगल साम्राज्य है, वो टूट कर बिखरने लगा। यानी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का वर्चस्व हुआ करता था अकबर के समय में। उसके बाद फिर अंततः औरंगजेब के समय में लगभग कुछ पार्ट छूटे हुए थे, लगभग आप मोटा मोटा मान सकते हैं लगभग भारत पर मुगल साम्राज्य की हुकूमत चलती थी अकबर के समय में। उसके बाद जो है 1707 तक अगर हम बात करें तो औरंगजेब के समय में। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, फिर उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। कारणों में हम नहीं जाएंगे, आपको बस कहानी बनाने के लिए आपको हमने यहाँ पर बता दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब 1600 में कंपनी आई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का काम क्या है, तो कंपनी किस लिए आती है, तो कंपनी व्यापार करने के लिए आती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी 1600 में। लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी यहाँ पर स्थापित हो गई, तो जब 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कंपनी को फायदा दिखने लगता है कि अब जो भी राजनीतिक समीकरण है भारत में वो अब कमज़ोर हो चले हैं, मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चला है। तो अब कुछ हम लोग अपनी तरफ से इसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने के सेंस में जो है हम अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा अप्रोच था जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि कंपनी के माध्यम से आई थी। अब हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 से लेकर 1799 तक 18वीं शताब्दी। और 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य
के अंतर्गत जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रांत थे। जैसे कि आप बंगाल प्रांत का नाम सुनते हैं, तो बंगाल प्रांत के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास बंगाल प्रांत के बारे में है। तो मुगल साम्राज्य के अधीन एक प्रांत था जिसका नाम था बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत की खास बात क्या थी, ये बहुत ही बड़ा प्रांत था। बहुत ही बड़ा प्रांत कैसे था, तो आज आप जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, भारत का मैप देख रहे हैं, आप यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी सारा भाग था जो बंगाल प्रांत के अधीन आगे चलकर हुआ था। और आप कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, ये जो मैप हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, आप नाम बता देंगे आपको। पहले झारखंड बिहार का ही भाग था, और बिहार एक प्रकार से झारखंड को भी लेकर था। तो बिहार एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पर बंगाल आप ये देख रहे हैं, ये पूरा बंगाल था जो आप पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के नाम से उस समय जाना जाता था। आगे चलकर जो है भारत का जब बंटवारा हुआ तो ये पूर्वी बंगाल आज के डेट में बांग्लादेश बन गया। लेकिन हम कहानी पढ़ रहे हैं 18वीं शताब्दी की, तो उस हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बंगाल प्रांत जो कि बहुत सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे समृद्धशाली प्रांत भी था, सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता था, सबसे ज़्यादा राजस्व भी यहाँ से आता था। इस वजह से जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापार वगैरह का जो भी काम था वो बंगाल प्रांत पर सीमित हो गया। आए तो भारत में, लेकिन अंत में जो है कुछ समय पश्चात 18वीं शताब्दी में इनका जो सारा कुछ काम था, व्यापार था, वो कहाँ पर सीमित हो गया, तो वो सीमित हो गया बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत जिसमें बिहार, आज का झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश भी उस समय जो कि भारत का ही भाग था, तो जिसको पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, पश्चिम ओवरऑल इसको बंगाल के नाम से। तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम, ये भी ध्यान दीजिएगा, असम भी आपका आता था, किसमें आता था, ये बंगाल प्रांत में, या बंगाल प्रेसिडेंसी भी इसको आगे चलकर बोला गया। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य देख रहे हैं, ये भी था। इसके अलावा जो कुछ छोटे छोटे राज्य थे जैसे मेघालय था, नागालैंड, अरुणाचल हुआ। चूँकि ये जो राज्य थे ये जनजातियों के राज्य थे, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने शुरुआत में उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, शुरुआत में उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं गए। जो मुख्य जो राज्य थे वो हमने आपको बता दिया, पूरा बिहार, झारखंड मिलाकर, उड़ीसा पूरा, इसके अलावा जो है बंगाल वाला हिस्सा मेन जो कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, इसके अलावा असम का हिस्सा और त्रिपुरा का हिस्सा, ये मुख्य रूप से बंगाल प्रांत को दर्शाते थे मुगल साम्राज्य के अधीन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलकर यही जो क्षेत्र है ये बंगाल प्रेसिडेंसी बनता है, अंग्रेजों का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रांत बनता है या बंगाल प्रेसिडेंसी बनता है। तब आपको बंगाल प्रांत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसे ही अंग्रेजों ने 2 प्रेसिडेंसी और भी बनाई थी। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, केरल वगैरह के भागों को मिलाकर, कर्नाटक के भागों को मिलाकर थोड़ा सा ये जो प्रांत बना था इसको बोला गया मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से, या मद्रास प्रांत के नाम से। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसका आप जो है एक लोकेशन है वो समझ गए होंगे, कहीं कहीं जिक्र आएगा। इसके अलावा एक प्रेसिडेंसी और भी थी जिसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी का आप जो यहाँ पर देख रहे हैं हेडक्वार्टर बम्बई था। ऐसे ही जो बंगाल प्रांत था उसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था। इसके अलावा जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका जो हेडक्वार्टर था वो आपका जो है वो चेन्नई था। इस प्रकार से आप, जिसको उस समय मद्रास बोला जाता था इसलिए इसका नाम ही मद्रास प्रेसिडेंसी रखा गया। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो उम्मीद करते हैं भारत के मैप के बारे में जो हमने इतना जानकारी आपको दिया है वो समझ में आ गया। 1707 के बाद, जब फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट का विखंडन होने लगा। जब साम्राज्य टूटता है तो छोटे छोटे राज्य पनपते हैं, छोटे छोटे राज्य निकल के आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको यहाँ तक क्लियरिटी हो गई होगी, आपको माइंड में मेकअप हो गया होगा मैप का। भारत के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 31 दिसंबर 1600 को। कैसे हुई है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि उस समय ब्रिटेन की या इंग्लैंड की महारानी थी, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक शाही चार्टर, रॉयल चार्टर या शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्योंकि उस समय पे जो महारानी थे या महाराजा थे वो सबसे पावरफुल हुआ करते थे। तो 31 दिसंबर 1600 आपको ये ध्यान रखना है। ये स्थापना डेट है किसका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का।
कैसे हुआ है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही चार्टर द्वारा। फिर हम बात करते हैं जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका काम क्या था? तो इसका काम था व्यापार करने के लिए, यानी भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि भारत बहुत ही समृद्धशाली हुआ करता था और व्यापार के माध्यम से फ़ायदा दिख रहा था अंग्रेजों को, तो उन्होंने इस कंपनी को बनाया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। और मुगल सम्राट कौन थे? तो वो थे अकबर। याद करने का सिंपल तरीका है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चलकर भारत पर राज्य किया है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत के सम्राट थे, मुगल सम्राट थे अकबर महान। ये आप रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। 1556 से 1605 तक का कार्यकाल था। ये हमने रेफरेंस के लिए दिया है ताकि आपको एक आइडिया रहे। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता की बात कर लेते हैं। कलकत्ता जिसकी स्थापना अंततः 1698 में हुई थी। कैसे हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को खरीद लिया था। 3 गांव की जो जमींदारी थी वो खरीद ली थी महज 1200 रुपये में। वो कौन कौन से गांव थे? वो गांव का नाम आपको याद रखना है। कब किया था? 1698 में। सूतानती गांव का नाम था, कालीकट गांव का नाम था, गोविंदपुर गांव का नाम था। 3 गांव थे, सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर। इसकी जो जमींदारी है वो खरीद ली थी कंपनी ने और इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? तो कलकत्ता शहर के जो संस्थापक रहे वो थे जॉब चारनॉक नाम के एक व्यक्ति। तो याद रखिएगा, जॉब चारनॉक का जॉब क्या था? कलकत्ता शहर का निर्माण करना। तो जॉब चारनॉक ने सी फॉर कलकत्ता, सी फॉर चारनॉक, और चारनॉक का ही काम था, चारनॉक का ही जॉब था कलकत्ता शहर का निर्माण करना। ये हम याद करने का आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो बंगाल को जो है प्रेसिडेंसी के रूप में निर्माण कब किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बेसिक सवाल है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में आप पढ़ते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी जो है कब निर्माण किया गया? तो जब 1698 में, 1698 से पहले तो हो नहीं सकता, आप लॉजिकल ट्रिक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1698 में ही तो कलकत्ता का निर्माण हुआ है। और कलकत्ता का निर्माण ही क्यों हुआ है? ताकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय, उसकी राजधानी का निर्माण किया जा सके। तो 1698 में कलकत्ता बन गया। उसके 1 साल बाद अगले साल 1699 में बंगाल को कंपनी ने प्रेसिडेंसी बना दिया। और इस प्रेसिडेंसी को बनाने के लिए एक किले का निर्माण किया था जिसको आप पढ़ते हैं फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है इस प्रेसिडेंसी को। तो बंगाल को 1699 में कंपनी ने प्रेसिडेंसी बना दिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बात करते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर कौन थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो आगे चलकर। लॉर्ड क्लाइव को भी आगे आप पढ़ेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी यानी फोर्ट विलियम की बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम मतलब एक किला है, किलेबंदी करके एक फोर्ट बनाया गया है। एक किला आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, जैसे कि झांसी का किला है वगैरह वगैरह। तो फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया अंग्रेजों ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसी का जो पूरा एक क्षेत्र था, जो पूरी बाउंड्री बनी हुई थी, जो कि किलाबंदी किया हुआ था, इसी पूरे क्षेत्र को बोला जाता था फोर्ट विलियम। और उसी को बोला जाता था, वो जो पूरा क्षेत्र था जिसमें अंग्रेज अपना सब कुछ व्यापार वगैरह देख रहे थे, अपना छोटा सा कह लीजिए आर्मी वगैरह रखे हुए थे, उसी पूरे क्षेत्र को बोला जाता था, छोटा सा क्षेत्र था बंगाल प्रेसिडेंसी। यही बंगाल प्रेसिडेंसी आगे चलकर बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा बंगाल प्रांत को ही कवर करता है। अभी क्या कर रहा है, छोटा सा एक भाग है जो कि किला कर दिया गया, फोर्ट विलियम तक सीमित है। तो फोर्ट विलियम वाला जो क्षेत्र है, फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर कौन हुए हैं? वो हुए हैं सर चार्ल्स आयर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम क्लाइव के बारे में भी अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, भाई भतीजावाद अपने चरम पर था। जॉब चारनॉक के दामाद थे। जॉब चारनॉक ने का जॉब था कलकत्ता शहर का निर्माण करना। कलकत्ता शहर का निर्माण कर दिया तो फोर्ट विलियम बन गया। अब जब फोर्ट विलियम बना तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर हो गया फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर के रूप में जॉब चारनॉक ने अपने दामाद को ही बनवा दिया। नाम था उनका सर चार्ल्स आयर। आपको नाम थोड़ा सा याद करना होगा। सर चार्ल्स आयर जो है वो फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर थे।
बंगाल प्रेसिडेंसी को आप स्किप भी कर सकते हैं। फोर्ट विलियम से समझेंगे तो आप छोटा सा जो जगह था, किला था, उसी के गवर्नर थे सर चार्ल्स आयर। दूसरी बात है, बंगाल प्रेसिडेंसी का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा, अगर राजधानी पूछी जाएगी तो 1912 से पहले, क्योंकि बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ है 1912 में, तो 1912 से पहले तक की जो कहानी क्या थी वो थी कलकत्ता, यानी फोर्ट विलियम। यानी जो फोर्ट विलियम वाला जो स्पेस था वही मुख्यालय था और राजधानी थी कलकत्ता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मुख्यालय एक जगह होता है, जैसे आज आप बड़े बड़े संस्थाओं का पढ़ते हैं, तो जो हेडक्वार्टर था वो था फोर्ट विलियम और राजधानी थी कलकत्ता। बंगाल प्रेसिडेंसी का राजधानी क्लियर हो गया, मुख्यालय क्लियर हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो बंगाल प्रेसिडेंसी को फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, मुख्यालय का नाम होने की वजह से, किला होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष, दो तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के या फोर्ट विलियम के गवर्नर आपसे पूछे, फोर्ट विलियम के जो गवर्नर होंगे वही इसके अध्यक्ष भी होंगे। तो चाहे फोर्ट विलियम के गवर्नर पूछे उस समय पर या फिर फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष पूछे सर चार्ल्स आयर, दोनों एक ही बात है, एक हिसाब से आप समझ लीजिए। गवर्नर कह सकते हैं, सर जो है अध्यक्ष भी दोनों कहा जाता है इतिहास में। और गवर्नर शब्द का प्रयोग आप ऑफिशियली जो वेबसाइट है कलकत्ता का, आप पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर चर्चा की गई है, तो इसलिए हम कन्फ्यूज़न ना हो वो हम आपको शुरू में क्लियर कर दे रहे हैं। तो फोर्ट विलियम के जो पहले अध्यक्ष थे वो सर चार्ल्स आयर थे। चाहे आपसे फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष पूछे, चाहे फोर्ट विलियम या बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर पूछे, तो सर चार्ल्स आयर। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आगे हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है, वो हम समझा देंगे आगे चलकर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। बंगाल प्रांत का आपने मैप ऑलरेडी देख लिया है, एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं। बिहार झारखंड का क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, असम का क्षेत्र, त्रिपुरा का क्षेत्र। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बंगाल प्रांत की, क्योंकि बंगाल प्रांत से सारी कहानी स्टार्ट हुई है। बंगाल प्रांत का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है, यहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आगे बढ़ता है। बंगाल प्रांत की अगर हम बात करें तो हमने बात किया बंगाल प्रांत जो है लंबे समय तक किसके अधीन रहा है, या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए भी किसके अधीन रहा है, तो मुगल साम्राज्य के। अब हम बात करते हैं 1733 की। 1733 में एक घटना होती है। घटना क्या थी? नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो कि बंगाल प्रांत के नवाब थे। कौन थे ये? बंगाल प्रांत के नवाब। नाम था इनका नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है, तो पीआईक्यू से हमने यहाँ पर आपको इनरिच कर दिया है। तो नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1733 में बिहार का बंगाल प्रांत में विलय कर दिया था। हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी को ये फैक्ट नया लग रहा हो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब बंगाल प्रांत से बिहार का अलग करने की बात आएगी तब 1912 होगा, क्लियर है। लेकिन जब बिहार का बंगाल प्रांत में विलय यानी कि मर्जर, यानी कि बिहार को बंगाल प्रांत का हिस्सा कब बनाया गया, उसमें मिला कब दिया गया, तो ये 1733 में। और कब तक रहा? 1912 में। 1912 में फाइनली बंगाल प्रांत को अलग, बंगाल प्रांत से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का नाम याद रखिएगा। वर्ष था 1733। बिहार को बंगाल प्रांत में विलय कर दिया था, या बिहार को बंगाल में मिला दिया था। इसका मतलब है 1733 के बाद से जब हम बंगाल प्रांत की बात करते हैं तो बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा रहेगा, झारखंड का क्षेत्र मिलाकर। आगे बात करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा भी हिस्सा था बंगाल प्रांत का ही। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो है बंगाल के नवाब रहे 1727 से 39 तक। अब हम बात कर लेते हैं अलीवर्दी खान की। अभी आपका ये बैकग्राउंड चल रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तक पहुंचने से पहले आपको पृष्ठभूमि मालूम होना अनिवार्य है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अलीवर्दी खान, आप यहाँ तक समझ गए। 1727 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल के नवाब रहे। आपको ईयर कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1733 याद होना चाहिए। अब 1739 के बाद जो है एक नवाब बनते हैं, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अंततः 1740 में एक ज़्यादा महत्वपूर्ण, या कह लीजिए अब तक के जितने भी नवाब हुए बंगाल के, उनमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नवाब थे वो हुए, उनका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का जो समय था वो था 1740 से लेकर 1756 तक। बंगाल के नवाब रहे हैं, और बंगाल के नवाब होते हुए इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा काम किया। अलीवर्दी खान ने जो बंगाल प्रांत था, जो कि
किसके अधीन था? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, यानी मुगल साम्राज्य को अपनी निष्ठा दिखाता था बंगाल प्रांत। लेकिन अलीवर्दी खान ने जो है बंगाल प्रांत को पहले के मुकाबले स्वतंत्र स्थिति में ला दिए, ये अपने प्रयासों से स्वतंत्र स्थिति में ला दिए। इसलिए अलीवर्दी खान को एक मजबूत बंगाल के नवाब के नाम से जाना जाता है। अब अलीवर्दी खान की बात करें तो 1756 में इनका देहांत हो गया। जब 1756 में इनका देहांत हो गया, तब फिर यहाँ से बंगाल प्रांत के पतन की कहानी शुरू हुई और अंग्रेजों के उत्थान की कहानी शुरू हुई। सिराजुद्दौला जो कि 1756 से 57 तक बंगाल के नवाब रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपको ध्यान रखना है, मुगल सम्राट कौन थे इस समय? तो आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय। 1754 से 59 तक आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट रहे हैं। शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय 1760 से लेकर 1806, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर, बाकी हम आगे भी इनके बारे में बात करेंगे, आप रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अलीवर्दी खान की। हमने अलीवर्दी खान के बारे में क्या बात किया? 1740 से लेकर 56 तक थे, बंगाल को एक स्वतंत्र स्थिति में ला दिए, यानी कि बंगाल जो है फल फूल भी रहा है और मुगल साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल भी बहुत कमज़ोर हो गया है, स्वतंत्र रूप से काम भी कर रहा है बंगाल प्रांत, समृद्धशाली भी है। अब जब अलीवर्दी खान का देहांत होता है 1756 में, उसके सामने एक जो है स्थिति बड़ी गंभीर उत्पन्न होती है, क्योंकि अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था। अलीवर्दी खान का कोई भी बेटा नहीं था। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थीं। कितनी बेटियां थीं? 3। आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस कहानी समझने के लिए। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, जिनमें 2 बेटियों के बारे में आपको ध्यान रखना है कहानी को समझने के लिए। कौन थी? तो अलीवर्दी खान की बड़ी बेटी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। नाम थोड़ा सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम होता है, काम से इंसान जाना जाता है। बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, और जो बड़ी बेटी थी किसकी? अलीवर्दी खान की। तो अलीवर्दी खान की बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम का बेटा था जिसका नाम था शौकत जंग। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, घसीटी बेगम और घसीटी बेगम का बेटे का नाम शौकत जंग। इसके अलावा बीच की बेटी थी, इसके अलावा जो सबसे छोटी बेटी थी अलीवर्दी खान की, सबसे छोटी जो बेटी थी जिसका नाम था अमीना बेगम। तो घसीटी बेगम वर्सेस अमीना बेगम। अमीना बेगम का जो लड़का था, अमीना बेगम का जो बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला या फिर सिराज, सिंपल में सिराज कहिए, और पूरा जो नवाब के रूप में नाम था सिराजुद्दौला। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया कि अलीवर्दी खान की जो है 3 बेटियां थी, जिनमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम जिसका बेटा था शौकत जंग, बीच वाली को उतना मतलब नहीं था। इन सबसे जो छोटी बेटी थी अमीना बेगम, सिराजुद्दौला। अब अलीवर्दी खान ने को अपना उत्तराधिकार देना था, तो अलीवर्दी खान ने जो है क्या किया? सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया। अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को जो है अपनी मृत्यु से पहले बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग खुद सोचिए, परिवार है, इतना बड़ा साम्राज्य है जिसमें मतलब मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे समृद्धशाली प्रांत है। अगर छोटी बेटी के बेटे को सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो घसीटी बेगम की क्या वैल्यू रह गई? शौकत जंग की क्या वैल्यू रह गई? कुछ नहीं, जीरो है। या तो आप नवाब हैं या तो आप कुछ भी नहीं है, कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपको राजनीतिक पावर नहीं रहेगा। अब यहाँ से द्वंद्व शुरू होता है किसके किसके बीच में? घसीटी बेगम जिनका बेटा है शौकत जंग वर्सेस नवाब। कौन है नवाब? सिराजुद्दौला। ये आप समझ गए होंगे। अब सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम, शौकत जंग और मीर जाफ़र जो कि इनका कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेनापति। तो सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम, उनका बेटा शौकत जंग और मीर जाफ़र जो कि कमांडर इन चीफ था, इन्होंने मिलकर एक विद्रोह किया। लेकिन सिराजुद्दौला के पास चूंकि बंगाल की आर्मी थी, तो इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। सिराजुद्दौला महज 21 वर्ष की उम्र में नवाब बने थे, और इनको बोला जाता है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, यानी गुस्सा बहुत जल्दी इनको चढ़ता था। तो सिराजुद्दौला 21 वर्ष की उम्र में युवा भी थे, और इस वजह से चीज़ें गड़बड़ भी आगे चलकर हुई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? जो घर में बवाल उठ रहा था उसको इन्होंने शांत किया। घर में जो आग लगी हुई थी, घसीटी बेगम, शौकत जंग और मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ के विद्रोह को दबा दिया।
क्लियर है। अब जब घर में आपके आग लगी होगी तो नवाब के रूप में, बंगाल के नवाब के रूप में आप क्या करेंगे, अपने जो बाउंड्रीज हैं, यानी जो अपना जो प्रांत है, अपना जो इलाका है, उसको सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तब सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने एक जो है आदेश दिया। आदेश क्या दिया कि यूरोपीय कंपनी जितनी भी हैं, अपनी जितनी भी फैक्ट्री हैं, एक खास बात थी, जितनी भी, चाहे वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो डच हो, चाहे पुर्तगाली हो, सब लोग अपनी फैक्ट्री बना रखे थे और फैक्ट्री को किलाबंदी किया हुआ था। जैसे फोर्ट विलियम के नाम से किसने किलेबंदी की थी, फोर्ट विलियम के नाम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये हमने अभी देखा है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फोर्ट विलियम के नाम से किलेबंदी की थी। किलेबंदी का मतलब है कि एक छोटी सी आर्मी भी रख रहे हैं आप। अब जो है 21 साल की उम्र में जब अपने घर का विद्रोह दबाया सिराजुद्दौला, तो उसने सोचा कि हमें अपनी स्थिति मजबूत कर लेनी चाहिए। और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने यूरोपीय कंपनियों को आदेश दिया कि अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी तोड़ दीजिए। लेकिन सबने तोड़ दिया, डच ने तोड़ दिया, पुर्तगालियों ने तोड़ दिया आदेश का पालन करते हुए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो किलेबंदी है उसको जारी रखा, उसको नहीं हटाया। यहीं से सारी बातें गड़बड़ हुई। अभी तक आप देख रहे थे सिराजुद्दौला अपने परिवार में जो है झगड़े को पहले शांत किया। अब सिराजुद्दौला यूरोपीय कंपनियों में डच और पुर्तगाली तो शांत हो गए, किलेबंदी हटा दिए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलाबंदी नहीं हटाया। अब नवाब वर्सेस किसकी लड़ाई होगी, नवाब वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्लियर है, जिसको हम ब्रिटिश कंपनी भी बोल रहे हैं, एक ही चीज़ है। अब कहानी सारी शुरू होती है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका मुख्यालय है फोर्ट विलियम, नवाब सिराजुद्दौला कहाँ हमला करेगा, फोर्ट विलियम पे हमला करेगा, क्योंकि वही तो मुख्यालय है। जून 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। जून 1756 में, लगभग जो है 19-20 जून का डेट था, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फोर्ट विलियम पर हमला होता है और ये 20 जून के लगभग घटना थी, सुबह में मान लीजिए। और फोर्ट विलियम पर जब हमला होता है तो सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। 20 जून 1756 की ये स्थिति है। क्लियर है। अब क्या होता है, जब फोर्ट विलियम पर हमला करता है नवाब सिराजुद्दौला, तो जाहिर सी बात है फोर्ट विलियम में जो भी लोग होंगे वो अफरा तफरी का माहौल होगा। जो सैनिक वगैरह होंगे, जो अधिकारी वगैरह होंगे, भागने का प्रयास करेंगे। और उसमें क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को गिरफ्तार करा लिया। जो भी कह लीजिए सैनिक रहे होंगे, जो अधिकारी रहे होंगे, जो एक पावरफुल लोग रहे होंगे फोर्ट विलियम में, 146 लोगों को, जिसमें अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड लोग थे, अंग्रेज थे ये। 146 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके वहीं पर एक छोटा सा कह लीजिए सेल था, कमरा था, उसी कमरे में सभी को इकट्ठा कर दिया। और उसी दिन की घटना है, रात की 20 जून 1756 की, यानी 20 जून की सुबह फोर्ट विलियम पर कब्जा करता है। जब सब भागने लगते हैं तो वहीं पर एक छोटा सा जो है सेल है, उसी सेल में एक जेल खाना, मान लीजिए उसको जेल खाना बना दिया टेम्परेरी रूप से। और उस जेल खाने को, जो कि टेम्परेरी अस्थायी रूप से नहीं था, टेम्परेरी रूप से था, और उसमें 146 अंग्रेजी कैदियों को 20 जून 1756 की रात को इकट्ठा कर दिया नवाब सिराजुद्दौला के आदेश से। जेड हॉलवेल नाम के एक व्यक्ति थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ब्लैक होल ट्रेजिडी की घटना के नाम से, काल कोठरी की त्रासदी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। जेड हॉलवेल ने एक पूरा वर्णन किया था इस घटना का। जेड हॉलवेल इन 146 लोगों में से जो जिंदा बचे थे उनमें से ये एक थे। मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, यानी 123 व्यक्ति मर गए थे। 123 व्यक्ति मर गए थे, जो 23 बचे थे जिंदा, उनमें से एक व्यक्ति थे ये जॉर्ज हॉलवेल। जॉर्ज हॉलवेल ने बताया कि नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद 146 अंग्रेजी कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। कई बार इतिहासकार बोलते हैं कि ये एक जो है अफवाह की घटना भी है। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के खिलाफ अपना जो कैंपेन करना चाहती थी, उसके लिए एक इसको मुद्दा बनाया बेवजह का, जिसमें अंग्रेज माहिर भी थे। लेकिन फिर भी अगर आपसे ब्लैक होल ट्रेजिडी की घटना पूछेगा, क्यों पूछ सकता है, क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजिडी की जो घटना है वो प्लासी के युद्ध से जस्ट पहले हुई है। अब हम यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
इसका मतलब है कि सिराजुद्दौला ने महज 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पसीने छुड़ा दिए हैं, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया है, ब्लैक होल ट्रेजेडी करके एक तगड़ा संदेश दे दिया है कि आप जो है हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बंगाल नवाब हम हैं, आपको हमारी बात माननी होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने आपसे बात किया था मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में, आपको याद होगा इंडिया का मैप और ये जो पोर्शन था मद्रास प्रेसिडेंसी का। मद्रास प्रेसिडेंसी जिसका मुख्यालय था चेन्नई, मद्रास प्रेसिडेंसी से एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था जो कि 1740 में एक क्लर्क के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन अपने क्षमता के बदौलत धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचता है जिसका नाम था उस व्यक्ति का, जो कि रॉबर्ट क्लाइव। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रॉबर्ट क्लाइव मौजूद थे। इनको पता चलता है और इनको जानकारी मिलती है मद्रास प्रेसिडेंसी को कि जो है सिराजुद्दौला ने तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही तमाम कर दिया है और फोर्ट विलियम पर कब्जा हो गया है। 146 लोग को पकड़ लिया, जिनमें से 123 लोग दम घुट के मारे गए हैं। अब यहाँ से मदद भेजी जाएगी, तो रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन 2 लोग जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को भेजा जाता है और ये अंग्रेजी सेना पहुंचती है। चूँकि जो नवाब था 21 वर्ष का उम्र था, उसको ये लगा कि हमने एक बार कब्जा कर लिया तो अब कौन आएगा, कोई अब जो है नहीं आएगा, एक कह सकते हैं कि दूरदर्शिता की कमी। तो फोर्ट विलियम को जो है रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने सेना ले जाकर वापस भी आराम से प्राप्त कर लिया। अब जो यहाँ पर एडमिरल वाटसन थे, इनको काम पर लगा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि जो नवाब है वो बच्चा है, 21 वर्ष का है, तो इन्होंने एडमिरल वाटसन को लगा दिया कि अब आप एक षड्यंत्र कीजिए, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कीजिए और जितने भी लोग, चूँकि बंगाल का जो नवाब है वो अपने परिवार में कलह के बाद नवाब बना है, घसीटी बेगम यानी उसकी जो चाची है, उसका जो चचेरा भाई है शौकत जंग, सब तो इसको विरोध में है। उसका कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र भी उसके विरोध में लड़ा था, हालांकि उस समय विद्रोह को दबा दिया गया था। और मीर जाफ़र अभी भी जो है सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ सेनापति बनाया गया है, जो कि गलती थी सिराजुद्दौला की, उसको हटा देना चाहिए था, लेकिन वही है दूरदर्शिता की कमी। उसको लगा कि हमारे रहते ही अब दोबारा क्या आवाज़ उठाएगा, लेकिन भारी गलती रही। तो एडमिरल वाटसन, अब यहाँ पर जो बोला जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो जो वॉर में, युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मकसद से काम करती थी, साम दंड भेद, चाहे जितना गलत तरीका अपनाना पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं है। युद्ध हम जो है अपने दिमाग से लड़ेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। हम जो है महाभारत के समय में, रामायण के समय में वो वाला युद्ध हम नहीं लड़ेंगे, अपना जो भी हमारा तिकड़म है वो हम लगा के लड़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि जो नवाब सिराजुद्दौला है उसके घर में इतना प्रॉब्लम है, उसके चाची को अपनी तरफ करते हैं, उसके बेटे को कर लेते हैं, उन सबको शांत करेंगे। तो उनका जो कमांडर इन चीफ है, जो सेनापति है, जिसका नाम है मीर जाफ़र, तो जो मीर जाफ़र है उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। मीर जाफ़र को ऑफ़र दे देते हैं कि तुमको हम नवाब बना देंगे। अब एडमिरल वाटसन ने जो है मीर जाफ़र को ऑफ़र दे दिया कि तुम इकट्ठा करो अपना जो लोग को नाराज़गी है, जो लोग हमारे साथ में आना चाहते हैं। और कानों कान जो है खबर तक नहीं लगा नवाब सिराजुद्दौला को। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि हमने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मार के भगा दिया है। एक जो दूरदर्शिता की कमी रही। नवाब के साथ में षड्यंत्र होता है। मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ सेनापति नवाब के ये धोखा दे जाते हैं, ओमी चंद धोखा दे जाते हैं, राय दुर्लभ धोखा दे जाते हैं, जगत सेठ जो कि बैंकर थे कलकत्ता के जाने माने, जो कि सारा पैसे का लेन देन वगैरह देखते थे। तो ये 4 व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, जो कि नवाब के साथ में षड्यंत्र कर जाते हैं। मीर जाफ़र को ऑफर देती है कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला के बाद में। ये आपको क्लियर हो गया। यानी कि प्लासी का युद्ध लड़ने से पहले ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तिकड़म लगाकर जीतने का प्रयास कर चुकी है, लगभग जीत चुकी है। यानी अब जो युद्ध होगा वो नाम मात्र का होगा, क्योंकि सेनापति ही जब दूसरी साइड चला जाए तो युद्ध लड़ेगा कौन? सबसे जो बड़ी सेना होती है वो किसके साथ में होती है? किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी सेना सेनापति के साथ में होती है, कमांडर इन चीफ के साथ में होती है। तो जो कॉन्स्पिरेसी हुई नवाब के साथ में, जिसमें कानों कान खबर तक नहीं लगी सिराजुद्दौला को, और
अंत में ये किसमें परिवर्तित हुआ? प्लासी के युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ है ये? 23 जून 1757। देख लीजिए, महज 3 दिन में सारी कहानी बदल गई। 20 जून को सिराजुद्दौला ने परचम लहराया, लेकिन जो है युवा अवस्था में जोश जोश में जब इतना बड़ा काम कर गया तो भूल गया, दूरदर्शिता दिखाया ही नहीं कि वापस से भी वो लोग आएंगे, और महज 3 दिन में ही जो है कंपनी ने उसको घुटने पर ला दिया। तो 23 जून 1757 को भागीरथी यानी हुगली नदी के किनारे, भागीरथी जिसको हुगली नदी भी बोला जाता है, तो प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? आपसे एक बेसिक सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है आपने आज तक ना पढ़ा हो, लेकिन आज आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि प्लासी का जो युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था भागीरथी हुगली नदी के किनारे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में एक तरफ थे, ये आपको क्लियर हो गया, प्लासी के युद्ध में। दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बहुत ही दिमागदार व्यक्ति हैं। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला दूसरी तरफ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल नवाब को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि मीर जाफर का जो धोखा था वो बहुत भारी साबित हुआ। जो सबसे बड़ी सेना थी नवाब सिराजुद्दौला की, उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, शस्त्र ही नहीं उठाए, सरेंडर मोड में रहे। इस वजह से जब सिराजुद्दौला को ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुका था, फिर उसको भागना पड़ा, और भागने के बाद भी वो पकड़ा गया। और जो मीर जाफर का पुत्र था, जो कि मीरान था नाम उसका, मीरान ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी ताकि नवाब का झंझट ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब मारेंगे तभी तो मीर जाफर, जैसा कि उनको ऑफर दिया गया है, वो नवाब बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लासी का युद्ध का जो कहानी है वो समझ में आ गया होगा। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा, फिर ब्लैक होल की त्रासदी, उसके बाद मद्रास से मदद, फोर्ट विलियम को वापस से अंग्रेज प्राप्त कर लेते हैं, लॉर्ड क्लाइव प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो है जितने भी बंगाल नवाब के कह लीजिए सेनापति हैं और जो अन्य जो वफादार लोग हैं उनको अपने साइड में कर लेती है कंपनी, लॉर्ड क्लाइव अपने तरफ कर लेते हैं वाटसन की मदद से, एडमिरल वाटसन की मदद से, और युद्ध नाम मात्र का रह जाता है। भागीरथी हुगली नदी के किनारे एक ऐतिहासिक युद्ध होता है जिसमें लगभग नवाब की 50,000 की सेना, नवाब की 50,000 की सेना रॉबर्ट क्लाइव या इंग्लिश कंपनी की लगभग 3,3200 की सेना से हार जाती है। ये बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध था। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा सेना का टुकड़ी लिए घूम रहा था मीर जाफर, उसको तो लड़ने का मन ही नहीं था, मूड ही नहीं था। अब यहाँ पर बात करते हैं, सिराज मारा जाता है, मीरान उसकी हत्या कर देता है उसको पकड़ के। फिर बात करते हैं प्लासी विजय के कारण, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखते भी हैं। प्लासी जो विजय हुआ, अब सोच लीजिए अगर लॉर्ड क्लाइव नहीं होता मद्रास में तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगे व्यापार न बढ़ता, कहानी ही समाप्त हो जाती। लेकिन वो मौजूद थे लॉर्ड क्लाइव मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी से बंगाल प्रेसिडेंसी पहुंचते हैं, फोर्ट विलियम पर कब्जा करते हैं, सब को अपने साइड में करते हैं, नवाब को कमज़ोर कर देते हैं और एक ऐतिहासिक युद्ध के रूप में प्लासी विजय प्राप्त करते हैं लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी विजय जो मिलती है। इस वजह से जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वहाँ पर ये आप लाइन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक का मतलब है जिसने जमीन मतलब जो जिसने फाउंडेशन लगाया हो, जिसने आधार तैयार किया हो। तो आधार कौन तैयार कर रहा है यहाँ पे? लॉर्ड क्लाइव, प्लासी विजय के माध्यम से। तो आपको क्लियर हो गया होगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय आपसे पूछ ले कि भारत के मुगल सम्राट कौन थे, तो प्लासी के युद्ध के समय जो है आलम बहुत ख़राब था बंगाल का, और आलम बहुत ख़राब था तो दिल्ली में आलमगीर जो बैठे हुए थे ये एकदम बेपरवाह, इनको आलम ही नहीं था कि हालात क्या क्या हैं, और कमज़ोर भी थे, कोई बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं थे। 1707 के बाद जितने भी हुए हैं मुगल सम्राट सब कमज़ोर ही थे। तो आलमगीर सेकंड जो है वो प्लासी के युद्ध के समय भारत के मुगल सम्राट थे। तो प्लासी का युद्ध आप समझ लेंगे कि जो आलम था वो ख़राब हुआ बंगाल में, और याद करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। और जो आलम था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में गया, और उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट थे भारत के। आगे बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के परिणाम क्या हुए?
प्लासी युद्ध की अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव, प्लासी युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर बनते हैं। यानी जैसे युद्ध समाप्त होता है 1757 से लेकर 60 तक, यानी कि बंगाल पर तो अब कब्जा हो गया है एक हिसाब से, किसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है लेकिन बाहर बाहर से हो चुका है, अप्रत्यक्ष रूप से हो चुका है। तो बंगाल के गवर्नर बनते हैं लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60। 1740 से ये रह रहे थे भारत में। कितना रहेंगे भारत में, जब देखे कि हो तो गया है काम, तब फिर घर जाना भी तो होता है। लंदन से आए थे, लंदन को चले गए। 1707 में लंदन में वापस से लॉर्ड क्लाइव चले जाते हैं कि अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम आपसे पूछेंगे प्रश्न, कभी भी आपसे पूछेगा बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, तो वो लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे। अगर आपसे फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के रेस्पेक्ट में पूछेगा तब आप चार्ल्स हायर, या फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष के रूप में पूछेगा तब आप चार्ल्स हायर लगाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से, क्योंकि उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्ट विलियम का जो क्षेत्र छोटा सा, उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है चार्ल्स हायर की। लेकिन यहाँ पर बंगाल जो प्रांत है उसकी बात की जा रही है, जो पूरा प्रांत है जो कि अंग्रेज कब्जा करने की जुगत में लगे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, लॉर्ड क्लाइव, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। अब हम बात करते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जिसने धोखा किया था, सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का, उसको इनाम मिला, उसका बंगाल का नया नवाब उसको बना दिया गया। नवाब ने कंपनी को बंगाल में आंतरिक व्यापार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, जिसको आप मुक्त व्यापार के नाम से समझ सकते हैं, यानी फ्री ट्रेड का ऑप्शन दे दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब नवाब ने कंपनी को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी, मजबूरी में देना पड़ा क्योंकि अंग्रेजी कंपनी ने इसको नवाब बनाया था, फेवर तो देना ही पड़ेगा। और जो मुक्त व्यापार था इसके अंतर्गत एक दस्तक का कॉन्सेप्ट था। दस्तक जो था वो एक फ्री पास था, अगर आपके पास दस्तक है तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा कहीं भी पूरे बंगाल में। अब जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे ये इस दस्तक का बहुत मिसयूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते थे। तो होता क्या था, नवाब को 1 रुपया भी, मतलब 1 रुपया क्या, जो राजस्व था वो धीरे धीरे घटने लगा। जो भी व्यापार से था वो क्यों घटने लगा, क्योंकि दस्तक का भयंकर तरीके से मिसयूज़ कर रही थी कंपनी के कर्मचारी, और कंपनी उसको रोक भी नहीं रही थी। तो इस वजह से जब बंगाल को राजस्व ही नहीं मिलेगा तो बंगाल का नवाब कैसे फिर आगे कंपनी का भूख शांत करेगा। कंपनी कहेगी लाओ गिफ्ट दो, लाओ पैसा दो, हम तुमको नवाब बनाए हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर मीर जाफ़र के लिए दिक्कत होने लगी कि या तो नवाब बना रह सकता है, और नवाब बने रहेगा तो कैसे कंपनी को खुश करेगा। अभी तो दे दिया इनाम के रूप में इतना सारा पैसा, इतना सारा ज़मीन, इतना सारा स्वतंत्रता दे दिया, अब ये मिसयूज़ करके तो पूरा राजस्व ही ख़त्म कर देंगे। तो क्या किया, यहाँ पर इन्होंने कंपनी का जो नवाब पर नियंत्रण था एक हिसाब से कठपुतली बनकर ये रह गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सवाल पूछा गया था कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार जो है किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, या यूरोपियन जो लोग थे बिहार से किसका व्यापार करते थे, वगैरह वगैरह। तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल प्रांत में जो है सबसे तगड़े तरीके से पैसा बना रही थी, व्यापार कर रही थी, हमने आपको समझाया। बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो बिहार का क्षेत्र था वो अफीम और सोरा के लिए जाना जाता था, यानी कि अफीम और सोरा अच्छे क्वालिटी का अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार के क्षेत्र से प्राप्त होता था। तो इसलिए जो अंग्रेजी शासनकाल है बिहार अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी का नवाब पर नियंत्रण, ये आपको क्लियर हो गया है। अब 1760 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा देकर अपने घर लंदन चले जाते हैं। 1740 में आए थे बेचारे, 1760 हो गया, 20 साल तक अनजान देश में रहना और अपने घर का भी याद सताता ही है। चले गए फाइनली ये। अब बंगाल के जो नए गवर्नर बनते हैं वो थे हेनरी बेंसी टार्ट। हेनरी बेंसी टार्ट, याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि टीआरई में सवाल पूछा गया है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में तो नहीं पूछा, लेकिन टीआरई में आपका जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है जिसका आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर पूछा गया है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो बंगाल के नए गवर्नर कौन बनते हैं, हेनरी बेंसी टार्ट। तो पहले गवर्नर बने लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के दूसरे गवर्नर बने वो बने हेनरी बेंसी टार्ट। कब से कब तक, 1760 से 64 तक। फिर हम बात करते हैं हेनरी बेंसी टार्ट की। तो हेनरी बेंसी टार्ट ने
जो मीर जाफ़र हैं, मीर जाफ़र चूँकि बूढ़े हो चुके हैं, तो मीर जाफ़र के जो दामाद हैं और उनके जो सेनापति थे, यानी मीर जाफ़र के दामाद और उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर कासिम, को अगला नवाब बनाने का प्रस्ताव दिया और उसके साथ में गुप्त संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। अब हेनरी बंसीटाट अपने हिसाब से काम करना चाह रहे थे कि मीर जाफ़र तो बूढ़े हो चुके हैं, अब इनके अंदर दम नहीं बचा है, किसी और को हम बनाते हैं, इनके दामाद को ही अपनी तरफ करते हैं, सेनापति हैं, चूँकि सेनापति होने के कारण जो मीर कासिम है वो जो बंगाल नवाब की जो आर्मी है उसको कमांड करते। इसका मतलब है बंगाल नवाब के बाद अगर बात करें तो एक्चुअल में हाथ में पावर किसको है, मीर कासिम को। तो हेनरी बंसीटाट ने मीर कासिम को अपने पक्ष में कर लिया। और क्यों कर लिया, ताकि अब जो अभी तक पैसा लूट रहे थे मीर जाफ़र से, अब मीर जाफ़र तो देने की स्थिति में नहीं है, तो अब वो मीर कासिम से अब मीर कासिम को अगला नवाब बनाने का प्रस्ताव दिया, गुप्त संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। मीर जाफ़र का पद त्याग हो जाता है, मीर जाफ़र छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा कठपुतली बनाया गया था, कंपनी उसको हटा देती है। अब जो मीर कासिम का शासन है 1760 से लेकर 63 तक मीर कासिम का जो शासन रहता है, मीर कासिम अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि जो मुर्शिदाबाद का जो क्षेत्र था वो उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हुआ करता था। यानी अगर मुर्शिदाबाद में मीर कासिम रहेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार दखल देगी, तो इन्होंने सीधे सीधे मुंगेर पहुंचा दिए। आपको मालूम है मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में, तो मुंगेर स्थापित कर लिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को मीर कासिम ने स्थानांतरित कर लिया। मीर कासिम कौन है, ये मीर जाफ़र के दामाद हैं। अब मीर जाफ़र संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे कंपनी को, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया हेनरी बंसीटाट ने, जो कि बंगाल के गवर्नर थे। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का जो दुरुपयोग था भयंकर तरीके से चल रहा था मीर जाफ़र के ही समय से। अब मीर जाफ़र तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो मीर कासिम था उसने सोचा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पैसा आएगा नहीं, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शांत कैसे करेंगे। अभी तो पैसा लेकर गए, हमको नवाब बना कर गए, सब लूट लाट के फिर से ले गए हैं, फिर आएंगे 10 दिन बाद, कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किया, जो शुल्क मुक्त व्यापार का उन्मूलन कर दिया, यानी जो मुक्त व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी दस्तक के माध्यम से, उसको बंद ही कर दिया। बोला कि अब सबको फ्री ट्रेड है। अब इससे क्या हो जाएगा, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो फ़ायदा है वो अब कहाँ रह जाएगा, क्योंकि अब सब कर सकते हैं। तो एक हिसाब से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था व्यापार पर दस्तक के माध्यम से, वो अब नहीं रहा मीर कासिम के इस फैसले से। तो अब मीर कासिम के इस फैसले से अंग्रेजी कंपनी नाराज हो गई। 1763 में ये फैसला लिया था मीर कासिम ने। 1763 में कंपनी ने उसको मार के भगा दिया, पराजित कर दिया एक हिसाब से। और मीर कासिम जो है, जब यहाँ से हार मिली, 2-3 युद्ध होते हैं छोटे छोटे, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ से हार मिली तो ये जो है पटना का रूट लिए, फिर पटना का रूट लेते लेते लखनऊ की तरफ, यानी जिधर से हम आए हैं अवध की तरफ ये भागे। अवध का क्षेत्र मतलब आज का जो लखनऊ का जो क्षेत्र है उसी को अवध का क्षेत्र के नाम से उस समय जाना जाता था। आपने गाना भी सुना होगा कि सजा दो घर गुलशन का, अवध में राम आए हैं। तो जो एक अवध का जो क्षेत्र है, अयोध्या फैजाबाद से लेकर लखनऊ का जो पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर अवध के नवाब भी हुआ करते थे उस समय, तो वो पूरा क्षेत्र हम ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अवध की तरफ भागे। अवध की तरफ जब भागे तो अवध के नवाब मिलेंगे वहाँ पर। अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उधर ही थे। मुगल सम्राट शाह आलम के लॉयल थे अवध नवाब सुजाउद्दौला। अब मीर कासिम पहुंचा भागा और नवाब सुजाउद्दौला को ऑफ़र दिया, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को ऑफ़र दिया कि आप हमारे साथ में चलिए, हम जो है बंगाल के नवाब थे, हमको कंपनी ने जो है वहाँ से विस्थापित कर दिया है, हम कंपनी से हार के आपके पास में आए हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर हमने कंपनी को आज नहीं हराया तो आगे चलकर कंपनी हमारा ही नामो निशान समाप्त कर देगी। तो अब अवध नवाब सुजाउद्दौला जो कि मजबूत स्थिति में थे, शाह आलम जो द्वितीय थे वो मजबूत स्थिति में नहीं थे। इनका समय कब से कब था, तो 1760 से लेकर 1806, बहुत लंबे समय तक थे, लंबे समय तक की कठपुतली बने रहे। तो शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806 तक, नवाब
शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। अब इन दोनों लोग ने बोला कि चलिए ठीक है, हम आपके साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। 1763 में एक फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि जो हमने पिछला मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स दिया था वहाँ पर एक यहाँ पर कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन कई बार जो इतिहास लिखा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री लिखा गया है, वहाँ पर सोर्सेस अलग अलग होने के वजह से एक ही चीज़ के लिए दो दो नाम कई बार आ जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये हमने कंफर्म किया अपनी तरफ से कि 1763 में जब कंपनी से हार मिली, कंपनी ने मीर जाफ़र को जो है, मीर कासिम को जब हार मिली तो मीर कासिम तो भागना पड़ा और कंपनी ने मीर जाफ़र को वापस से नवाब बना दिया। लेकिन कहीं कहीं ये बोला जाता है कि कंपनी ने मीर जाफ़र को बक्सर युद्ध यानी 1764 के बाद नवाब बनाया, लेकिन ये फैक्ट सर्वविदित है कि 1763 में कंपनी ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर आपको रटा होना चाहिए। क्यों रटा होना चाहिए? क्योंकि 22 अक्टूबर को ही आगे चलकर जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री और पढ़ाएंगे तो 22 अक्टूबर के दिन ही 1934 में आपने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पढ़ा था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 22 अक्टूबर का जो डेट है 1764 में इस दिन बक्सर का युद्ध हुआ था। तीन चीज़ें हैं बक्सर के युद्ध के समय जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे टीआरई में सवाल पूछा गया था, शायद टीआरई 2 में पूछा गया था, जीएस में कहीं, बंगाल के गवर्नर कौन थे? बक्सर युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल के गवर्नर थे? मतलब 95% जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे हेनरी बेंसीटाट। ये आपका पीआईक्यूज में पूछा गया, याद रखिएगा। 1760 से लेकर 64 तक ये थे, यानी बक्सर युद्ध तक थे, उसके बाद ये चले जाते हैं। फिर मुगल सम्राट कौन थे बक्सर युद्ध के समय? तो बक्सर युद्ध के समय जो मुगल सम्राट थे वो थे शाह आलम सेकंड 1760 से 1806। बंगाल के नवाब कौन थे? यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। बंगाल के जो नवाब थे वो कौन थे? वो थे मीर जाफ़र। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफ़र। अब कई जगह पे ये सोर्स में मीर कासिम दिया है, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हो रहा तो मीर कासिम को तो हटा दिया गया है एक प्रकार से। जब मीर कासिम को हटा दिया गया तो जाहिर सी बात है कंपनी बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को ही बनाएगी, क्योंकि मीर जाफ़र बूढ़े हो चुके थे, कुछ दम था नहीं, कुछ वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। मीर कासिम मीर जाफ़र के ही दामाद थे। तो यहाँ पर बंगाल का जो नवाब है, हमने पहले आपको पढ़ाया है बक्सर युद्ध के समय मीर कासिम, इसको आप लोग मीर जाफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं जगह पे मीर कासिम भी दिया है, ये भी एक दिक्कत है, कई बार इतिहास में ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें जो ज़्यादा उचित लग रहा है वो है बंगाल के नवाब कौन थे बक्सर युद्ध के समय? मीर जाफ़र। पश्चिम बंगाल के सिविल सर्विसेज में ये सवाल पूछा गया है। हम फाइनल आंसर की से एक बार कंफर्म भी कर लेंगे, अभी हमें मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो हम ये कंफर्म भी कर लेंगे। तो बंगाल के नवाब मीर जाफ़र अभी याद रखिए, मीर कासिम को अभी छोड़ दीजिए। बंगाल के गवर्नर हेनरी बेंसीटाट थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे बक्सर युद्ध के समय 22 अक्टूबर 1764 के समय। बक्सर का युद्ध हुआ था, 3 सेनाएं एक साथ में लड़ी थी। किसकी किसकी? अवध नवाब शुजाउद्दौला की, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना, अवध नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना लड़ी थी। किसके साथ में? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व किया था मेजर हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा ये नाम, मेजर हेक्टर मुनरो। प्लासी विजय दिलाया लॉर्ड क्लाइव ने, अपने घर चले गए हैं तो मेजर हेक्टर मुनरो को बुलाया गया कि आप आइए और डील कीजिए। तो मेजर हेक्टर मुनरो ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध में जीत दिलाया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर युद्ध में। और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, 3 सेनाएं एक तरफ से लड़ी थी, कौन कौन सी? अवध नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम के साथ में एक तरफ, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना। अब हम बात कर लेते हैं गुरगिन खान की। कौन है गुरगिन खान? जो आपसे पूछ लेगा तो आप फंस सकते हैं। गुरगिन खान मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किया था। ये मीर कासिम की सेना के सेनापति थे। आपसे एक सिंपल में सवाल पूछ लेगा, बक्सर युद्ध में जो है मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था या सेनापति कौन थे? तो ये गुरगिन खान थे। याद रखिएगा, गुरगिन खान मीर कासिम की सेना के सेनापति थे और इन्होंने लीड किया था, नेतृत्व किया था युद्ध में मीर कासिम की तरफ से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं परिणाम के संदर्भ में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य
जिसके सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय। भले नाम मात्र के हैं, भले कमज़ोर हैं, लेकिन पूरे भारत में चर्चा तो था ही कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत ही हम लोग जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, मजबूत कमज़ोर जैसे भी हैं। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर युद्ध में इनकी सेना को पराजित किया, अवध के नवाब की सेना को पराजित किया, मीर कासिम की संयुक्त सेना को एक साथ में जब पराजित किया, तो ये बहुत ही निर्णायक युद्ध अपने आप में माना गया। क्योंकि जब आप जिसका साम्राज्य है पूरे भारत पे, उस मुग़ल सम्राट की उपस्थिति में उसकी संयुक्त सेनाओं को जब आप हरा देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पावरफुल हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक के साथ में निर्णायक भी है। तो परिणाम क्या हुआ? मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की जीत ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति की वास्तविक नींव डाली। फाउंडेशन दिया था किसने? पलासी युद्ध ने। आधार किसने बनाया था? पलासी ने। लेकिन वास्तविक नींव किसने डाली? वो डाली जो है बक्सर के युद्ध ने, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस जीत को मिला। फिर बात करते हैं बक्सर युद्ध को क्या बोला जाता है? निर्णायक युद्ध। किसने? जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना की। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था, डिसाइसिव बैटल था जिसने भारत में अंग्रेजों की शासन की स्थापना की, तब आप किसका नाम लेंगे? बक्सर युद्ध का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बक्सर युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो बक्सर युद्ध के परिणाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बक्सर युद्ध के जो परिणाम रहे वो थे 1765-66 से, जो कि नजीमुद्दौला, जिनको हम नज्म-उद-दौला भी कहते हैं, नज्म-उद-दौला, दो नाम है इनके, नजीबुद्दौला या नज्म-उद-दौला, दोनों एक ही बात है। तो नजीमुद्दौला या नज्म-उद-दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। अगेन कठपुतली नवाब। बक्सर युद्ध निर्णायक युद्ध है। क्यों निर्णायक युद्ध है? क्योंकि अब कोई भी विरोध करने नहीं आएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है? जो गलती सिराजुद्दौला ने की, कंपनी को मार के भगाने के बाद एकदम भूल ही गया, वो गलती कंपनी ने नहीं की। जब एक बार देखा मीर कासिम भागा है, तो उन्होंने पता कराया, तो पता चला कि मीर कासिम सेना लेकर आ रहा है, तीन सेना। तो अंग्रेजी कंपनी उसी हिसाब से तैयार भी बैठी थी। अब नजीबुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया बक्सर युद्ध के बाद। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से बंगाल के गवर्नर बने। अब आप लोग बताइए, अगर दोबारा से बक्सर युद्ध में विजय मिली, निर्णायक युद्ध है, इसका मतलब है, निर्णायक युद्ध का मतलब क्या होता है? अब आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करेगी। अभी तक तो कुछ क्षेत्र पर ही देख रहे थे, जो कि प्रेसिडेंसी के माध्यम से, बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। अब पूरे भारत पर शासन करने का समय आ गया है। निर्णायक विजय मिली है, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए, पूरी तरीके से उसको स्थापित करने के लिए किसको बुलाया जाना चाहिए? सबसे मजबूत व्यक्ति को। और आपकी नज़र में अब तक जो आपने इतिहास पढ़ा है हमारे साथ में, सबसे मजबूत व्यक्ति कौन था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से वापस से भेजा जाता है कि आप जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। मुग़ल सम्राट एक तरफ हैं, मुग़ल सम्राट एक तरफ हैं, उनके साथ में अवध के नवाब हैं। मीर कासिम तो आगे चलकर मारा जाता है, युद्ध के बाद भागता है, मारा जाता है, उससे कोई अब लेना देना नहीं है। लेना देना आप किससे? अब हारे हैं तो संधि करनी होगी। जो जीता है उसकी वाहवाही होगी, जो जीता है उसका बोलबाला होगा। तो अब रॉबर्ट क्लाइव से बेहतरीन व्यक्ति कोई है नहीं। रॉबर्ट क्लाइव को वापस से लंदन से बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव वापस से आते हैं 1765 में, वापस से आते हैं। बंगाल के गवर्नर दोबारा से बनते हैं 1765 से लेकर 1767 तक। इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि जब 12 अगस्त 1765 को होती है, तो यह इलाहाबाद की पहली संधि थी जो रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। तो आपसे अगर कोई पूछे इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई, किसके किसके बीच में हुई? तो सबसे पहले कौन? मुग़ल सम्राट। पहले मुग़ल सम्राट को डील किया जाएगा। पहले आप आइए, पहले हम आपसे बात करेंगे। तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव सामने सामने बैठे, संधि हुई। चूँकि रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि थे, जीत मिल चुकी है बक्सर युद्ध में, तो रॉबर्ट क्लाइव जो बात बोलेंगे रखेंगे वो शाह आलम को मानना पड़ेगा। इलाहाबाद की संधि के नाम से मशहूर है। पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी। इसमें क्या किया? मुग़ल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा,
एक चार्टर निकाला, एक फरमान निकाला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का औपचारिक अधिकार दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही क्यों, पूरा बंगाल प्रांत क्यों नहीं? तो मेन यही था, जो व्यापार वगैरह करती थी कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। और जो असम वाला क्षेत्र था, जो भी नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र था, वो जनजातीय क्षेत्र था, वहाँ पर ज़्यादा कुछ विकल्प था नहीं। अंग्रेज वहाँ पर बाद में गए हैं, वो हम चर्चा का विषय वहाँ पर हमारा नहीं है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो सबसे ज़्यादा राजस्व दे सकते थे, उसकी जो दीवानी थी, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। तो मुगल सम्राट ने फरमान जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जो कि राजस्व वसूलने का अधिकार है, औपचारिक रूप से प्रदान कर दिया। किसके माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। क्लियर है? तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा, किस संधि के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी? तो वो था इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। अब कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक रुपए देना भी स्वीकार कर लिया। जब इतना सब फायदा दे रहा है तो वार्षिक रूप से बोला 26 लाख ले लो भाई, तुम भी अपना खर्चा वर्चा चला लेना, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं कमाने को, हालात तुम्हारे वैसे भी खराब है, अब हमारे अंडर में तुमको रहना है, कठपुतली बन के अब मुगल सम्राट को भी रहना है, पेंशनर कह लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर के रूप में रहना है अब शाह आलम द्वितीय को। क्लियर है? इसके अलावा जब मुगल सम्राट से डील हो गया, अब नंबर आया अवध के नवाब का, क्योंकि गलती तो अवध के नवाब भी किए थे। अब बोला भैया अब आप आइए, सुजाउद्दौला साहब आइए, बैठिए। अब जो आप इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र है, यानी जो पूरा अवध का क्षेत्र था, उसमें दो क्षेत्र, इलाहाबाद का, प्रयागराज आज का, और उसके बगल में कौशाम्बी जिले में पड़ता है आज के कारा। नाम याद रखिएगा, इतना ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र था, वो अवध के नवाब से छीनकर, सुजाउद्दौला से छीनकर किसको दे दिया कंपनी ने? मुगल सम्राट को। और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आना पड़ा नवाब सुजाउद्दौला को, यानी सुजाउद्दौला को उसका जो अवध का क्षेत्र था वो पूरा दे दिया, सिवाय इलाहाबाद और कारा के, यानी इलाहाबाद और कारा को मुगल सम्राट को देना पड़ा। कि मुगल सम्राट कहाँ रहेंगे? तो मुगल सम्राट को अपना पेंशनर बनाने के लिए, अपने अधीन रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद और कारा वाला क्षेत्र दे दिया। वहीं पर जो है आगे का जो समय था शाह आलम द्वितीय वहीं पर बिताए, मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशनर के रूप में। और ये जो संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, तो 16 अगस्त 1765 को जो ये संधि हुई, इसको इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से भी जाना जाता है। अवध नवाब को जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए भी देना पड़ा। 50-53 लाख रुपए थे, इतना आंकड़ा आपको नहीं पूछेगा। तो ये 50 लाख रुपए जो है ये क्षतिपूर्ति के रूप में अवध नवाब को देना भी पड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीत मिली है बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को, हार मिली है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, तो उनको दीवानी राजस्व वसूलने का औपचारिक अधिकार देना पड़ा। और इनसे ही क्यों लिया? क्योंकि जब मुगल सम्राट किसी चीज़ का, जब साम्राज्य, मुगल साम्राज्य चल रहा है भारत में, तो अधिकार उनका चलेगा। तो एक प्रकार से वैलिडिटी मिल गई कंपनी को लूट खसूट मचाने की इस फरमान के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बंगाल में द्विशासन की बात करते हैं। बंगाल में द्विशासन का जो समय है 1765 से 1772 तक, डबल गवर्नमेंट इन बंगाल। आपको याद रखना है, बंगाल में इसको दोहरा शासन भी कह सकते हैं बंगाल में, लेकिन याद रखिएगा द्वैध शासन नहीं कहा जाता है, द्वैध शासन नहीं कहा जाता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, हम अभी क्लियर कर देंगे। तो बंगाल में द्विशासन की व्यवस्था शुरू होती है 1765 से 72 के। बंगाल में द्विशासन के जो जनक हैं वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि गवर्नर के रूप में कौन आए हैं? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्यों आए? ताकि बंगाल में जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल किया जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने द्विशासन का कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें इन्होंने क्या किया, एक तरफ दीवानी को अलग कर दिया, यानी राजस्व जो वसूलने का अधिकार है उसको एक तरफ किया, दूसरी तरफ निजामत। निजामत का मतलब होता है नागरिक संबंधी, यानी जनता से, जनता के शासन प्रशासन से संबंधी जो अधिकार होते हैं, जैसे पुलिस का हो गया, न्यायिक कार्य वगैरह हो गया, जो भी नागरिक संबंधी कार्य होते हैं वो निजामत में आते हैं। इसके अलावा जो पैसा यानी कि राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो दीवानी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लोग दीवाने किसके होते हैं? पैसे के। रुपए से बड़ी दीवानगी और क्या है आज की डेट में? एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो दीवानी आप राजस्व वसूलने के अधिकार से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ इधर उधर का आपको ट्रिक बताएंगे, तो आपको अदरवाइज नहीं लेना है, याद करने का तरीका है।
ये हम आपको बता रहे हैं आपके लिए। तो बंगाल में द्विशासन 1765 से 72 तक चला। इसकी ज़रूरत क्या थी, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे ज़रूरी, जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो अभी हमने पढ़ा था कि एक कठपुतली नवाब जो है कंपनी ने बना दिया, नजम उद दौला या नजीब उद दौला। तो नजम उद दौला को जब नवाब बना दिया, अब यहाँ पर कंपनी के पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है कि दीवानी ये खुद देखेंगे, राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी खुद देखेगी, क्योंकि पैसे का मामला है, इसमें हेराफेरी कंपनी नहीं चलने देगी। नजमुद्दौला को बोला कि आप रहिए नवाब, करिए शासन, बैठिए कुर्सी पर। निजामत का कार्य जो था ये भी कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी दीवानी भी अपने कंट्रोल में, निजामत भी अपने कंट्रोल में। दो प्रकार से शासन कंपनी ने किया और दोनों अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कब से कब तक? 1765 से 72 तक। 1765 से 72 का जो दौर है वो बंगाल पर कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन को दर्शाता है, यानी इनडायरेक्ट रूल कर रही है कंपनी। बंगाल का नवाब वगैरह बना दिया है नाम मात्र का, और अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है, ताकि पैसा जब ये लेंगे, राजस्व वसूलेंगे, तो लोग की नाराजगी किसके प्रति होगी? जो राजा होगा। राजा कौन है? बंगाल के नवाब। लेकिन पैसा ले कौन रहा है, यानी वास्तविक रूप से शासन कौन रहा है? कंपनी। 1765 से 72 तक। लेकिन एक लिमिट तक ही ना चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर राज भी तो करना है। तब अप्रत्यक्ष रूप से शासन जब चल गया 1765 से 72 तक, तब उसके बाद जो है कंपनी का शासन स्टार्ट होने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो 1765 से 72 तक द्विशासन चलता है। अब द्वैध आ गया है मुंह पे हमारे, तो हम बात कर लेते हैं द्वैध शासन किसको बोलते हैं। द्वैध शासन को डायरकी बोलते हैं, इंग्लिश में डायरकी बोलते हैं। ये 1919 में जो भारत में अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। और इसके जो जनक थे सर लियोनिल कर्टिस। द्वैध शासन के जो जनक थे सर लियोनिल कर्टिस। तो आपको याद रखना है, सर लियोनिल कर्टिस जो थे ये जनक थे द्वैध शासन के। ये 1919 में प्रांतों से रिलेटेड है, प्रांत के शासन से रिलेटेड है। और जो द्विशासन है ये बंगाल में शासन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर महत्व क्या रहा द्विशासन का? कंपनी का बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक शासन चलता रहा 7 साल तक। प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की रही, यानी जो जिम्मेदारी थी वो नवाब की थी, और मौज कौन कर रहा था? कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं जो निजामत की व्यवस्था है। दीवानी को एक तरफ कर लीजिए। जो निजामत की व्यवस्था है, निजामत की व्यवस्था को देखने के लिए, यानी जो प्रशासन है नागरिक संबंधी, उसको देखने के लिए दो जगह पर, एक तो मुर्शिदाबाद, यानी बंगाल में जो मुर्शिदाबाद वाला क्षेत्र है, दूसरा है बिहार। यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या फिर कहें तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, 2 नायब सूबेदार, डिप्टी दीवान इंग्लिश में बोलते हैं, तो 2 नायब सूबेदार अपॉइंट किए जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एक मुर्शिदाबाद यानी बंगाल वाले क्षेत्र के लिए, दूसरा बिहार वाले के क्षेत्र के लिए। तो मुर्शिदाबाद बंगाल वाले क्षेत्र के लिए जो नायब सूबेदार बनते हैं उनका नाम था मोहम्मद रजा खान, ये आपका पूछा गया है। फिर बिहार के लिए जो नायब सूबेदार बनते हैं डिप्टी दीवान, उनका नाम था राजा सिताब राय। तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा, ये आपका बीपीएससी के द्वारा किसी एक एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पूछा जा सकता है आपका। तो याद रखिएगा, बिहार के लिए राजा सिताब राय और मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र के लिए मोहम्मद रजा खान। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ये नियुक्त होते हैं। तो इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किसको किसको नियुक्त किया? मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को, बिहार के लिए राजा सिताब राय को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 1767 में रॉबर्ट क्लाइव वापस चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 में बंगाल, जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी है, इसके गवर्नर बनते हैं। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तो 1772 में ये एक बड़ा काम करते हैं। राजधानी जो मुर्शिदाबाद चली गई थी कासिम के समय में, उसको वापस ये कलकत्ता ले आते हैं। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? बंगाल की राजधानी को कलकत्ता वापस शिफ्ट किया, ताकि शासन में आसानी रहे। क्योंकि अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करना है, तो जब शासन करना है तो राजधानी अपने हिसाब से फोर्ट विलियम ही ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कंपनी शुरू से ही स्थापित थी। तो 1772 में बंगाल, जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी था, उसके गवर्नर कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। ये आखिरी गवर्नर थे बंगाल के। क्लियर है?
1772 में वारन हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्विशासन को समाप्त कर दिया। 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्विशासन को समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि अब कंपनी को नवाब की ज़रूरत नहीं है, अब कंपनी को राजा सीताब राय की ज़रूरत नहीं है, अब कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से शासन करना है कानून बनाकर। तो नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खान, राजा सीताब राय को पद मुक्त कर दिया गया, पदच्युत कर दिया गया और पद से हटा दिया गया एक हिसाब से। फिर बात करते हैं बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का प्रत्यक्ष शासन 1773 से 1858 तक रहा। कंपनी शासन के रूप में जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से सबसे पहला कानून आता है। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई है तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि डेमो क्लास है, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो बहुत नए होंगे, तो बहुत बड़ी क्लास ना हो जाए, इस वजह से आज हम क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। और ये जो पहला क्लास है इसका पार्ट 2 हम आपको कल देंगे, कल हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर ही, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो नोट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं रोशन बैच के अंतर्गत, हम आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है वो क्लास पूरा होने के बाद आपको हम टेलीग्राम में आपके ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी जो भी अभ्यर्थी अगर नोट्स को देखना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल में भी, ये हमारा आखिरी नोट्स होगा जो हम अपनी तरफ से देंगे। बाकी जो भी अभ्यर्थी रोशन बैच से जुड़े हैं उनको हम जो है ये पीडीएफ तो देंगे ही देंगे। चलिए अब यहाँ पर जो क्लास है ये सेकंड पार्ट है, इसका हम अलग से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आपको क्या नयापन लगा? आज की क्लास हमारे हिसाब से हमने अपना बेस्ट दिया है ताकि आप सभी अभ्यर्थी जो मॉडर्न हिस्ट्री का समझ है अच्छे से समझ सके, कोई आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपके सुझाव हमेशा के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, आपके फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। कल हम मिलेंगे, कल हम सुबह में आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। चलिए, चूँकि ये एक पूरा हमने देने का आपको बोला था तो ये भी हम यूट्यूब पर ही डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी शाम में कोशिश करेंगे कि पॉलिटी का आपको हम डेमो क्लास दे पाएँ। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।